साथियों नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम लोग लाइव क्लासेस में अर्थराइटिस की बातें कर रहे थे, जिसके विषय में हमने सबसे पहले तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बहुत गहराई से बात करी। थोड़ा सा ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में भी हमने बात करी। हाँ, लाइव क्लासेस में से कुछ चीज़ें रह गई थी जो और भी लगता है मुझे बताना आवश्यक है, इसलिए आज ये छोटी सी क्लिप बना के आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इस क्लिप को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पे मिलता रहे। और वीडियो को सुन करके आपको क्या नई जानकारी मिली ये भी हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम अर्थराइटिस की बात करते हैं तो मेनली दो तरह के अर्थराइटिस मतलब हम लोग हिंदी में चलती भाषा में कहें तो गठिया, शुद्ध हिंदी में बात कहें तो संधि शोथ, संधियों में यानी जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे जिस भी कारण हो, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो ये अर्थराइटिस है। अभी बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ये कहीं भी किसी भी जॉइंट पे हो सकता है, स्पेशली घुटनों में, एंकल में, पैरों की उंगलियों में, स्पाइन में, एल्बो में, रिस्ट में और हाथों की उंगलियों में भी। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का असर जो है हमारे हार्ट के माइट्रल वाल्व में भी पड़ता है। अगर आर एच फैक्टर जो है पॉजिटिव रहे तो उसके कारण स्टेनोसिस ऑफ माइट्रल वाल्व एक बीमारी होती है जिसमें वो हार्ट का वाल्व जो है वो टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये भी एक तरह से रूमेटॉइड फैक्टर का ही काम है। इसके अलावा लंग्स में कई बार हमें सुनने को मिलता है फाइब्रोसिस हो गया है, फाइब्रोसिस इन लंग्स मतलब सुइयों जैसी कांटेदार रचनाएं बन जाती है, ये भी रूमेटॉइड फैक्टर बढ़ने के कारण होता है। इसके अलावा कहीं कहीं रेयरली स्किन में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का असर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक या एक से अधिक जॉइंट पे और कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, दर्द हो जाए, जकड़न आ जाए तो उसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसके लिए कंडीशन के हिसाब से हमें और भी ट्रीटमेंट्स इसके साथ ऐड करने हैं, परंतु रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बेसिक रूप से हमें न्यू स्टार मॉडिफाइड ट्रीटमेंट देना ही देना है। अगर BWSSC की बात करें तो उसमें न्यू प्लानट ट्रीटमेंट इसका नाम है। ये हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ करना है। लेकिन बात फिर वहीं अटक गई कि पता हमें कैसे चलेगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो सिंपल सी बात है, किसी के पैर में उंगलियों में दिक्कत आ रही है या एंकल में दिक्कत आ रहा है, स्पाइन में दिक्कत आ रहा है, एल्बो में, हाथ की फिंगर्स में, तो ये सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है घुटनों में। अब घुटनों में हो गया तो हमें समझने में ये मुश्किल आ जाएगा कि ये आर ए है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियो अर्थराइटिस है। ऑस्टियो अर्थराइटिस की एक खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ घुटने में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को घुटने में भी प्रॉब्लम है और साथ साथ एल्बो में भी प्रॉब्लम है तो हम समझ सकते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियो अर्थराइटिस तो सिर्फ घुटने में होता है। जब दो जगह हो रहा है इसका मतलब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब इस सिर्फ और सिर्फ घुटने में ही अगर दर्द होता है तो रूमेटॉइड या ऑस्टियो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसकी एक पहचान मैंने क्लास में बताई थी कि हम सबसे पहले एक्सरे देखेंगे। एक्सरे में क्या होता है, गैप कभी सुनने को आता है गैप कम हो गया, कभी सुनने को आता है गैप बढ़ गया। अपने को यही नहीं पता चलता है कि गैप कम हो जाना और गैप बढ़ जाने से क्या होता है। एक्चुअली गैप का कम हो जाना ये ऑस्टियो अर्थराइटिस है। ध्यान रखिएगा, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। गैप का कम हो जाना ऑस्टियो अर्थराइटिस है, और अगर गैप ज़्यादा हो गया तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ये एक बहुत सा आसान सा तरीका है एक्सरे रिपोर्ट के द्वारा जानने के लिए, या फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो हम आर फैक्टर का टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये था कुछ बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियो अर्थराइटिस के विषय में, जो कि हमने लाइव क्लासेस में भी डिस्कशन किया था। परंतु एक सबसे बड़ी बात कि चाहे अर्थराइटिस किसी भी तरह का हो, इवन गाउट हो, टॉफी हो, कुछ भी हो, जोड़ों से जुड़ा हुआ कुछ भी दिक्कत होगा तो ये 100% आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लीवर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है।
अभी नॉर्मली एक चीज़ है, आप समझिए, हम जो भी खाते हैं वो पूरा प्रोसेस होकर के उसके जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे ही हमारे इलियम में पहुंचते हैं, इलियम उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल के लीवर में भेज देता है। इवन जो फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड बना है वो ब्लड में नहीं जाता है, वो लिम्फ्स में चला जाता है और उनके द्वारा घूमते घूमते ये भी लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद लीवर इस फैटी एसिड को बाइल में बदलता है। बाइल क्या है? एक स्टेरॉयड है। आप सभी ने देखा होगा कि चाहे किसी भी तरह की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर अपनी जो भी दवाइयाँ देते हैं उस दवाइयों में एक जरूर स्टेरॉयड का दवाई रहता है। तो इसे समझ सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉयड बनाने का काम एड्रिनल ग्लैंड करता है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन देता है? वो लीवर देता है। तो अधिकतर केसेस में देखा गया है कि जब भी किसी भी तरह का आर्थराइटिस होता है तो वहाँ पे लीवर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो कहीं ना कहीं ये स्टेरॉयड का लफड़ा हो रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी लीवर का हाथ होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है? हड्डियाँ घिस जाती हैं, वहाँ पे नया से कैल्शियम नहीं जम रहा, तो कैल्शियम को भी जमाने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है लीवर का। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जब भी आप इसका उपचार कर रहे हैं तो लीवर पॉइंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो 125 DCC दे ही रहे हैं, बट उसके पहले भी 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 ऐड कर दीजिए। या रूमेटॉइड में अगर आप न्यू स्टार मॉडिफाइड दे रहे हैं तो उसके पहले आप 1 पॉइंट लीवर ऐड कर दीजिए। क्योंकि जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो भी वाइटल रॉ मटेरियल हमारी बॉडी में ज़रूरत है चाहे किसी भी चीज़ के लिए, वो सारा कुछ स्टोरेज लीवर के पास ही रहता है और लीवर ही उन सबको अपने जगह पे भेजता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह का गठिया, किसी भी तरह का आर्थराइटिस का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें लीवर को ज़रूर ध्यान रखें। और जैसे लीवर की बात आ जाती है तो लीवर में अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ खान पान पे विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें ना खाएं। कोशिश करें कि कम से कम 1-1.5 महीने जितना सिंपल हो सके सिंपल खाएं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स में खट्टे फ्रूट छोड़ करके सभी चीज़ खा सकते हैं। वैसे एक फ्रूट है पपीता, जो सालों भर कभी भी खा सकते हैं, आर्थराइटिस वाले पेशेंट कभी भी खा सकते हैं। हाँ, अभी गर्मियों का मौसम है तो बहुत सारे लोगों को तरबूज पसंद है, तरबूज भी खाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, जो जॉइंट्स के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाता है। परंतु हाँ, अभी जैसे हमारे इधर बिहार में पिछले 2 दिनों से बादल का मौसम है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही, तो अगर ऐसा मौसम रहे तो उस टाइम पे वाटरमेलन यानी तरबूज का सेवन ना करें। अगर बरसात वाला मौसम है या ठंड का मौसम है तो गर्मियों में बेझिझक कर सकते हैं। तो ये थी आर्थराइटिस से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आगे और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, वीडियो का कोई लिंक चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ये जानकारी दे सकते हैं। मैं उस पर अवश्य ही वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।